रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक, सूरज एक्चुअल में नहीं घूमता, धरती घूमती है। इससे हमें यह लगता है कि सूरज कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक, तो विषुवत रेखा पर बीचों बीच सूरज कब होता है, तो इसको काट करके आप 21 मार्च कर लीजिए, उसमें 22 मार्च में गलती से लिख दिया हूं। तो विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत कब होता है, तो विषुवत रेखा पर ये जो सूरज लंबवत होता है वह कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत होता है। यानी अगर आज 21 मार्च चल रहा है, अगर आज 21 मार्च चल रहा है तो सूरज क्या होगा, विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। यानी सूरज कहां पर होगा, बिल्कुल यहां पर होगा। और अगर आज 23 सितंबर का दिन है तब भी सूरज कहां होगा, यहीं पर होगा। तो आप पूछेंगे ऐसे कैसे, तो मैं कहूंगा देखो, मान लो आज 21 मार्च चल रहा है, मैंने तुमको पहले ही बताया है कि सूरज कहां से कहां तक चक्कर धरती पर, धरती कुछ इस तरह से घूमती है कि ऐसा लगता है कि सूरज इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है जरा देखो, आज अगर 21 मार्च है और 21 मार्च से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो सूरज उत्तर की ओर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, सूरज उत्तर की ओर चलना शुरू कर देगा और चलते चलते मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, और 21 जून को वो कहां पहुंच जाएगा, कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा और सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगेगा। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि 21 मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इसमें सूरज उत्तर की तरफ बढ़ता है और 21 जून आते आते सूरज कहां पहुंच जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत पहुंच जाता है। इसको कैसे समझेंगे कि देखिए 21 जून को क्या है, 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है भारत में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज आ चुका है, यहां आकर के सूरज चमक रहा है और पूरी कर्क रेखा का भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये सूरज किस पर अपना प्रभाव दिखाएगा, भारत पर अपना प्रभाव दिखाएगा और 21 जून को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और अब तो 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, बाबा रामदेव करवाते हैं ना योगा 21 जून को। तो 21 जून को क्या होगा, कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमकने लगेगा। अब एक चीज देखो कि 21 जून जब आएगा, फिर 21 जून के बाद आपने देखो गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों कम होती है, क्योंकि फिर सूरज वापस आने लगता है। 21 जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और 23 सितंबर का दिन आता है जब, तो 23 सितंबर को फिर सूरज यहां पर लंबवत चमकने लगता है। तो 21 मार्च से चला, मार्च के बाद अप्रैल में यहां पहुंचा, मई में यहां पहुंचा, जून में यहां पहुंच जाएगा, जून के बाद फिर यहां से वापस उतरने लगेगा और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगेगी। तो यहां पे आ गया, यहां पे आया किसमें, जून के बाद जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त में यहां, सितंबर में यहां, फिर 23 सितंबर को यहां लंबवत चमकने लगेगा। तो 23 सितंबर पर लंबवत चमकने लगेगा। सितंबर के बाद, 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, जिसको सूरज का दक्षिणायन होना भी कहते हैं। तो समझो इस बात को कि 23 सितंबर के बाद सूरज कहां आना शुरू होता है, सूरज विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में आना शुरू होता है। नीचे की दिशा को दक्षिण बोलते हैं और ऊपर के दिशा को उत्तर बोलते हैं किसी भी मैप में। ठीक है, तो सूरज क्या करता है, 23 सितंबर के बाद मकर रेखा की तरफ आना शुरू हो जाता है। कहां से, विषुवत रेखा से। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे जैसे सूरज क्या होगा, मकर रेखा की तरफ आता जाएगा, इसका मतलब 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, और 22 दिसंबर आते आते सूरज पूरी तरह से कहां पर आ जाएगा, मकर रेखा पर आ जाएगा। तो यहां से चलेगा 23 सितंबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर में वह कहां पर आ जाएगा, मकर रेखा पर लंबवत आ जाएगा। तो अब इस समय मकर रेखा पर जो भी देश होंगे विश्व के अंदर, वहां पर क्या होगी, भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, जैसे भारत में 21 जून को पड़ रही थी, क्योंकि सूरज भारत में कर्क रेखा पर किस दिन था, 21 जून को था। ठीक है, अब इस चीज को यह समझिए कि भारत तो है कर्क रेखा पर, सूर्य आ गया इस दिन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर जैसे ही सूरज आया, भारत के अंदर क्या होगा, ठंडी पड़ने लगेगी, या ठंडी और पहले से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह भारत से बहुत दूर चला जाता है सूरज। और 22 दिसंबर को आप देखते हैं, 22 दिसंबर के आसपास के जो दिन होते हैं, उस दिन भयंकर ठंडी भारत में पड़ती है, क्योंकि उस समय सूरज मकर रेखा के आसपास होता है, जो भारत से बहुत अधिक दूरी पर है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब देखो दिसंबर के बाद क्या होता है, 22 दिसंबर के बाद सूरज अब आगे नहीं बढ़ता है, सूरज कहां जाना, फिर से वापस जाना शुरू कर देता है। तो दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च, और 21 मार्च को फिर सूरज जहां से चला था वहीं फिर पहुंच जाता है, यानी कि अपने विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पर पहुंच जाता है, भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। यानी कि 21 मार्च को चला, मार्च के बाद अप्रैल में यहां जाएगा, मई में यहां आएगा, जून में फिर से कहां पहुंच जाएगा, कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा, और भारत के अंदर फिर से 21 जून को गर्मी होने लगेगी। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में यहां,
अगस्त के बाद सितंबर में फिर यहाँ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से सूरज साल भर क्या करता रहता है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। एक चीज और यहां पर एक कंसेप्ट को समझिए कि सूरज जिस देश के सबसे करीब होगा, सूरज जहां भी होगा, जिस देश के करीब होगा, वहां पर दिन लंबा होने लगेगा, यानी डे की लेंथ बढ़ जाएगी। यानी सूरज क्या होगा, बहुत बहुत देर बाद जहां से डूबेगा वहां पे दिन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जब जब सूरज क्या होगा, भारत देश के करीब होगा, भारत देश के नजदीक होगा, उस समय भारत के अंदर जो दिन होंगे वो बड़े बड़े होंगे और रातें छोटी छोटी होंगी। लेकिन जब जब सूरज क्या होगा, भारत से दूर जाएगा, तब वैसे वैसे दिन भी थोड़ा छोटा होने लगेगा और रातें बड़ी होने लगेंगी। तो आप इस चीज को समझिए जरा ध्यान से। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन यानी सबसे बड़ा दिन मतलब कि दिन की लेंथ किस दिन सबसे ज्यादा होती है? तो आप ये कहेंगे उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा भारत में जिस दिन सूर्य क्या होगा, भारत के सबसे नजदीक होगा। तो आप देखिए किस दिन सूरज सबसे ज्यादा नजदीक है भारत के, तो आपको जवाब मिलेगा 21 जून को। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत है और कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जा रही है। इसका मतलब 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। और जब दिन बड़ा होगा, जिस दिन मान लो 21 जून आज है और आज अगर दिन बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है आज की रात तो छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि दिन और रात मिलाकर के तो 24 घंटे ही होने हैं। लेकिन दिन अगर किसी कारण से बड़ा हो गया तो रात को छोटा होना पड़ेगा। तो इसीलिए 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन भी होता है और रात सबसे छोटी होती है। रात छोटी होती है 21 जून को और दिन बड़ा होता है। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछ देगा? वो पूछेगा कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में पूछेगा सबसे छोटा दिन। तो सबसे छोटा दिन अगर आपसे पूछे तो छोटा कब होगा? जब सूरज भारत के सबसे दूर होगा। दिन, सूरज का मतलब अगर सूरज निकला तो दिन की बात है। तो सबसे छोटा दिन कब होगा? जिस दिन सूरज क्या होगा, भारत से सबसे ज्यादा दूर होगा। तो भारत देखिए यहां पर, सूरज देखिए यहां पर, और सूरज यहां पर किस दिन को है? 22 दिसंबर को है। इसका मतलब कि 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को भारत में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। और जिस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होगा उस दिन सबसे बड़ी रात भी तो होगी। सबसे छोटा अगर दिन है तो रात क्या होगी? रात तो सबसे बड़ी होगी ना भाई, रात सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को ही होगी, 22 दिसंबर को। यानी कि आप इस चीज को समझिए, यहां से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। क्या क्या? भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। सबसे छोटी रात कब होगी? तो सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ी रात कब होगी? ये भी 22 दिसंबर को ही होगी। कुछ लोगों की रातें तो वैसे ही बहुत बड़ी होती हैं, याद में पड़े हुए हैं, रातें बीती नहीं रही हैं, तारे, रात बीतती है, तारे गिन गिन, तमाम तरीके के डायलॉग हैं। तो हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं और आपको पता ही है कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाली बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, औरों को शेयर कर देना है। नहीं औरों को करें तो कम से कम अपने वाले और अपने वाली को ही शेयर कर दें ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। भाई खाली फ़ोन पर सांसों की आवाज़ सुनने से थोड़ी काम चलेगा, उसको वीडियो दिखाओ और वो पढ़ेगी या पढ़ेगा, जो भी होगा वो पढ़ेगी जो भी होगा, आप समझ लीजिए इस बात को। अब देखिए इस वीडियो के बाद जब हम लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अभी हमने अक्षांश रेखाओं को पूरी तरह से